हमले को अंजाम दिया गया। उसमें मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान से ही थे। लश्कर ए तैयबा के A++ और ए कैटेगरी के ये कमांडर थे। सरकारी दस्तावेज, डीएनए, डिजिटल सबूत और कश्मीरी मददगारों के बयान से यह खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर जिब्रान पाकिस्तान के रहने वाले थे। लश्कर ने हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में ही की थी और आतंकी मई 2022 में एलओसी पार कर घाटी में घुसे थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता और लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तानी कमांडरों की भूमिका की एक बार फिर से पुष्टि हुई है। इसके बाकायदा सबूतों की कॉपी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये जो तीनों आतंकवादी थे जिन्हें पहलगाम में जिस तरह से अभी हाल ही में ऑपरेशन महादेव चलाया गया और जो तीनों आतंकी मारे गए, उनका कनेक्शन लश्कर ए तैयबा से था। वो लश्कर ए तैयबा के A++ कैटेगरी और ए कैटेगरी के कमांडर थे। सरकारी दस्तावेज जो मिले हैं, डीएनए, डिजिटल सबूत और कुछ लोकल लोगों के बयान के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर जिब्रान ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और साल 2022 में इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यहां पर ये लोग दहशतगर्दी फैलाने में शामिल थे और पहलगाम आतंकी हमले को भी इन्होंने अंजाम दिया था। इनकी भूमिका बड़े स्तर पर इस आतंकवादी हमले में थी। ऑपरेशन महादेव चलाया गया और उसमें जो 3 आतंकवादी ढेर हुए थे, जिसमें सुलेमान शाह, अबू हमजा, यासिर जिब्रान, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। दस्तावेजों के आधार पर, डीएनए के आधार पर, कुछ जो लोकल लोगों से जब पूछताछ हुई उसके उनके बयानों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा खुलासा है और पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। तीनों आतंकवादी जो मारे गए वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, बाकायदा A++ और ए कैटेगरी के कमांडर्स थे। बिल्कुल जैस्मिन, अगर हम बात करें पहलगाम आतंकी हमले की, तो इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह पहले ही डिटेल में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर बयान दिया है कि किस तरह से पुख्ता सबूत के आधार पर भारत ने यह साबित कर दिया है कि जो पहलगाम आतंकी हमले में 3 आतंकी जो शामिल थे, उनको ऑपरेशन महादेव में उनका खात्मा किया गया। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक उनकी पल पल की मूवमेंट को ट्रैक किया गया और यह भी साबित हो गया कि किस तरह से उन्होंने घुसपैठ की, उनकी पल पल की हरकत पर नजर थी। अभी ये साबित हो चुका है, उसके लिए प्रूफ इकट्ठा हो चुके हैं कि किस तरह से इनकी इन्फिल्ट्रेशन हुई। जो हमारे पास रिपोर्ट आई उसके मुताबिक मई 2022 में इनकी इन्फिल्ट्रेशन हुई है और जब इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उस वक्त भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इस तरह के इंटरसेप्ट्स आए थे उनके इनिशियल रेडियो चेक इन ट्रांसमिशन के जरिए कि उनकी घुसपैठ जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पहलगाम इकलौता ऐसा आतंकी हमला नहीं है जहां पर इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। यह भी माना जा रहा है कि पूंछ राजौरी बेल्ट में जो आतंकी हमले पिछले 2-3 सालों के अंदर हुए हैं उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड भी साजिद जट है जो कि पाकिस्तान बेस्ड लश्कर का आतंकी है। वहीं अगर हम बात करें पहलगाम हमले की, तो उसको लेकर जो अब फैक्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 3 साल बाद, उनकी घुसपैठ के 3 साल बाद 21 अप्रैल को वो पहुंचे थे, यानी हमले से एक दिन पहले वो पहुंचे थे एक हिल पार्क के ढोक में जहां पर उन्होंने रात बिताई और अगले दिन सुबह उन्होंने ट्रैक किया। उनकी इस मूवमेंट को लेकर भी सबूत सामने आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, इसके अलावा जो दस्तावेज मिले हैं जिसमें पाकिस्तान का आधार कार्ड है, डीएनए, फोन उपकरण और इन तमाम चीज़ों से इस बात की पुष्टि होती है कि ये तीनों पाकिस्तानी थे। साथ ही साथ एक बड़ी बात सामने ये भी आई है कि इससे सिर्फ पहलगाम आतंकी हमला नहीं बल्कि इससे पहले भी जो पीर पांचाल की बेल्ट में जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए उनमें भी इन लोगों की बड़ी भूमिका रह चुकी है। और अब क्योंकि इनका पर्दाफाश किया जा चुका है तो इसे कितनी बड़ी सफलता के तौर पर हम देखें। साथ ही साथ उन सवालों का जवाब भी जो ये कह रहे थे कि इस बात के क्या सबूत हैं कि ये आतंकवादी पाकिस्तान है, जिस तरह से पी चिदम्बरम ने भी सवाल उठाए थे और एक तरह से इन आतंकवादियों की पहचान को लेकर उन्होंने डाउट रेज किए थे। बातें जो सामने आ रही कि जो उनके मास्टरमाइंड सीमा पार हैं, जिसमें जो प्राइमरी हैंडलर है उसका नाम साजिद सैफुल्लाह जट है। लश्कर तैयबा का ये साउथ कश्मीर ऑपरेशन का चीफ है और ये लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला है। जो एनालिसिस हुआ है, जो सैटेलाइट फोन जो उनके पास रिकवर हुआ उसका जो एनालिसिस हुआ तो ये कंफर्म हुआ कि जो वॉइस सैंपल्स अभी के हैं वो पहले के वॉइस सैंपल से मिल रहे हैं, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि सैफुल्लाह जट जो है वही मास्टरमाइंड रहा है, वही इन आतंकियों के साथ लगातार टच में था। दूसरी अहम बात है कि जो इन अटैकर्स को
जो जब इनको मारा गया उसके बाद जो रिजवान अनीस नाम का एक शख्स है जो लश्कर का चीफ है, रावलाकोट ये ऑपरेट करता है, रावलाकोट से ऑपरेट करता है, उसमें यह बताया गया है कि रिजवान अनीस इनके जनाजे में शामिल हुआ था पाकिस्तान में, जहां पर उनकी फैमिली के लोग भी मौजूद थे। उससे ये साफ हो जाता है, और ये 29 जुलाई की बात मैं बता रहा हूं आपको, जिससे ये साबित हो जाता है कि किस तरह से लश्कर के आतंकी कमांडर्स उस वक्त उनके जनाजे में पाकिस्तान में शामिल हुए। और यह भी उसमें बताया गया है कि इस दौरान वहां पर वीडियोग्राफी भी हुई है, और वो वीडियोग्राफी के सबूत भी भारत के पास हैं, और वो अब भारत के उस डॉजियर का हिस्सा है। यानी कि किस तरह से सीमा पार जो हरकतें हो रही हैं उस पर भी भारत की नजर है। वो भी एक प्रूफ है कि किस तरह से वो जो लश्कर के जो आका है जो वहां बैठ के ऑपरेट कर रहे थे, वो उनके जनाजे में पहुंचे थे। और हालांकि वहां पर इसे गिबाना नमाज कहा जाता है, और ये जब बॉडी वहां ना हो उसकी एब्सेंस में, जब बॉडी के एब्सेंस में इस तरह की जो जनाजा होता है उसको इस तरह उसमें ये लोग पहुंचे थे। तो जाहिर तौर पर ये तमाम फैक्ट्स है, ये तमाम सबूत हैं जो कि भारत के पास मौजूद हैं, और यही सबूत साझा किए गए थे दुनिया भर के देशों के साथ में जब यहां पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ब्रीफिंग्स हुई थी। इसीलिए इसका नतीजा यह है कि यूएस पहली वो कंट्री बनी जिन्होंने टीआरएफ को ऑफिशियली प्रतिबंधित घोषित किया था। बिल्कुल। और इस बीच ये पहला मौका भी था जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया, टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर उसका जिक्र हुआ। फिर लश्कर तैयबा के सहयोग के बिना ये पहलगाम आतंकी हमला पॉसिबल नहीं था, ये भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने माना। ऐसे में जो ये तथ्य सामने आए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये स्टेटमेंट और इन आतंकवादियों के मारे जाने के बाद जो भी ये सबूत और तथ्य सामने आए हैं शैलेंद्र, भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन तमाम चीजों से क्या डिड्यूस कर रही है, क्या निष्कर्ष निकाल रही है, और आगे की पॉसिबल रणनीति क्या हो सकती है? क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है उन आतंकवादियों को भारत लेकर आना, या उन लोगों तक जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, जो मास्टरमाइंड थे, उन्हें किस तरह खत्म किया जाए? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें तो अभी भी हो रही हैं, इस बात से हम नकार नहीं सकते। जैस्मिन, अभी भी 3 दिनों से एक ऑपरेशन चल रहा है कश्मीर में घाटी में, जिसमें अब तक 3 आतंकियों की मौत हो चुकी है। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि ना सिर्फ हमने उन आतंकियों के मार गिराया है जिनको भेजा गया था, बल्कि उनके मास्टरमाइंड्स जो सीमा पर हैं उनको भी ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया। हालांकि अभी 2 मास्टरमाइंड्स के जो नाम सामने आ रहा है, जाहिर तौर पर वो भारत की वो ट्रैक पर बने हुए हैं, लेकिन एक कड़ा संदेश देना जरूरी था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लेकिन अहम बात यह है कि भारत अब ये साफ कर चुका है कि किसी भी आतंकी हमले को अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह के आतंकी हमले। और जहां तक सबूतों की बात है, जो सबूतों का जो कंपाइलेशन है, इसे डॉजियर कहा जाता है, और ये डॉजियर ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी जो कि प्रतिबंध लगाती है, उस कमेटी के पास ये सबूत है। उसी आधार पर जो हाल ही में, जैसे आपने जिक्र किया, यूएनएससी की जो एमटी रिपोर्ट है, मॉनिटरिंग जो टीम की रिपोर्ट है, उसमें पहली बार किसी भी यूएन की रिपोर्ट में पहली बार टीआरएफ का जिक्र आया, और उसको कहीं ना कहीं लश्कर से जोड़कर देखा गया, और उसको उसी को जिम्मेदार ठहराया गया पहलगाम आतंकी हमले के लिए। तो जाहिर तौर पर यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जहां तक सबूतों की बात है, उनके हर मूवमेंट को लेकर आज भारत के पास सबूत है। यहां तक कि जब वो उस ढोक में ठहरे थे, उनके पास जो लोग खाना लेकर गए थे, वो भी आज की डेट में भारत के कस्टडी में है। तो जाहिर तौर पर सबूतों की कोई कमी नहीं है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में यूएनएससी में भी जो 1267 कमेटी है, वो अब टीआरएफ को भी ऑफिशियली बैन करने के लिए कदम उठा सकती है। लेकिन ऐसे में चीन का और पाकिस्तान का क्या रवैया होगा, कि दोनों इस वक्त मेंबर्स हैं यूएनएससी में, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में जिस डॉजियर का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कूटनीतिक स्तर पर तो भारत काम कर ही रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये उन आतंकवादियों को भूलने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।